हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। लैटिस क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। लैटिस a regular arrangement of points in 3D space is called लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस इज कॉल्ड लैटिस। जो पॉइंट्स हैं उनको एक रेगुलरली उनको अरेंज करना वो क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles is called lattice। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट भी लैटिस कहलाता है। जो यूनिट सेल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट्स को लेते हैं या फिर स्फीयर्स जैसे ये एक एटम है और ये इसका सेंटर है, तो या तो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको या फिर एक पूरे स्फीयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको रेगुलरली अरेंज करना है। इन दोनों पॉइंट्स के नीचे की लेयर में, इन दोनों पॉइंट्स के नीचे बिल्कुल बीच में एक पॉइंट्स लगाना है, फिर इसके बीच में, फिर यहाँ पर इस तरह से। फिर जो तीसरी लेयर है वो ऊपर वाली के जस्ट नीचे बनेगी। यहाँ ये, और इन लैटिस पॉइंट्स को अगर स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो यहाँ पर क्या होगा, एक यूनिट सेल हमें दिखाई देगी। इस पॉइंट को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दें, इसको इससे और इसको इस पॉइंट से मिला दिया। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। यहाँ से इन दोनों को ऊपर से इस तरह और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये इससे इसको मिला दिया और ये ऐसे ही इस पॉइंट को इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे और इसको इसके साथ यहाँ पर। ऐसे ही हम अगर आगे और पीछे बहुत सारे पॉइंट्स को इन पॉइंट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते रहें तो इस टाइप की यूनिट सेल दिखाई देंगी। और ये यूनिट सेल आपस में बहुत सारी यूनिट सेल रिपीट होकर के बार बार रिपीट होकर एक लैटिस बनाती हैं। ऐसी ही यूनिट सेल इसके ऊपर, नीचे, आगे, पीछे हर तरफ जो है जुड़ी हुई हो सकती हैं। और ये बहुत सारी यूनिट आपस में रिपीट हो करके डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट होकर ये बनाती हैं लैटिस। अब देखिए लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिस। सबसे पहला है ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट है, मान लीजिए जो पॉइंट है ये क्या है, ये लैटिस पॉइंट है। इसको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले
each points in lattice is called lattice point. उसके बाद यहां पर जो लैटिस पॉइंट, हर एक लैटिस पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ईच पॉइंट्स इन लैटिस represents, each points in lattice represents one constituent particles, one constituent particles which may be an atom, molecule और आयन। मतलब यहाँ पर जो हर एक पॉइंट है वो क्या है? वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा। वो एक एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। अगर इन लेटिस पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो क्या होगा? हमें यहाँ पर एक यूनिट सेल दिखाई देगी और ऐसी यूनिट सेल डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होकर के पूरे लैटिस को फॉर्म करती हैं। लैटिस पॉइंट points joined by straight line, joined by straight line, to bring out the geometry of the lattice. तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिस। ईच पॉइंट्स इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वो हर एक पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट कहते हैं उसको, या लैटिस साइट कहते हैं। ईच पॉइंट्स इन द लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच में बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। मतलब हर एक जो लैटिस पॉइंट है वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है लैटिस पॉइंट्स को अगर हम आपस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो यहाँ पर हमें एक यूनिट सेल दिखाई देगा, एक ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देगी और ऐसी यूनिट सेल आपस में जुड़ करके बनाती हैं लैटिस। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। अब इसके बाद है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो बार बार रिपीट होने पर, डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट होने पर एक पूरे लैटिस को फॉर्म करता है। उसे कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट, ये लिखें, यूनिट सेल is the smallest portion, unit cell is the smallest portion which repeated in different directions
which repeated in different direction generate entire lattice। मतलब यूनिट सेल जो है वो लैटिस का एक छोटे से छोटा पोर्शन है जो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट हो करके पूरे लैटिस को जनरेट करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के चारों तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। अगर एक रूम को हम एक यूनिट सेल मान लें, मतलब उसके आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ, हर डायरेक्शन में उसके बहुत सारे रूम्स एक जैसे बने हुए हैं, तो उस पूरे रूम्स को हम क्या कह सकते हैं कि लैटिस कह सकते हैं। और उस रूम को जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक यूनिट सेल कहलाएगा। हाँ, या फिर एक रूम है, उस रूम की जो दीवारें होती हैं, उस रूम की दीवारें बनी हुई किसकी होती हैं? ब्रिक्स की होती हैं। वहाँ पर छोटी छोटी ब्रिक्स लगी हुई होती हैं। वो पूरी ब्रिक्स जो सारी की सारी जुड़ करके क्या बनाती हैं? एक दीवार बनाती हैं। तो एक छोटी सी ब्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल कह सकते हैं। और उस पूरी दीवार को कह सकते हैं लैटिस। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स क्या हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखिए, जनरली यूनिट सेल जो है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है यहां पर सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा टाइप्स होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये सेंटर्ड यूनिट सेल जो है इसका फर्दर डिवाइडेशन कर सकते हैं हम। ये क्या है? सबसे पहला इसमें होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनको हमें पढ़ना है वन बाय वन। सबसे पहले क्या है? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये क्या है? देखिए, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, या मतलब ये कहें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाती है? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। Particles are arranged at only arranged at corners। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए, मान लिया यहाँ पर ये कोई यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर ये, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो केवल कॉर्नर पर होंगे। मतलब यहाँ पर एक ये इस कॉर्नर पर ये। तो ये जो यूनिट सेल है, इस टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसको कहते हैं हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर होते हैं, है ना। अगर इसको हम पूरा एक एटम मान लें इस तरह से, ये, तो ये केवल कहाँ पर होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। तो ये सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल है।
इस टाइप का यूनिट सेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड नंबर है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टाइप्स थे? सबसे पहला था फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही क्या है प्रत्येक फेस पर, हर एक फेस पर जो है यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at corners as well as all the faces। कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक फेस पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए अगर एक यूनिट सेल है ये, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, यहां पर देखो कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, साथ ही हर एक फेस पर होगा। फेस मतलब जैसे एक फेस ये है, एक ये फेस है, एक ये है, एक ये और एक ये फ्रंट वाला और एक बैक वाला फेस, ये इस तरह से। क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ये मतलब कौन सा, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने वाला, एक पीछे वाला और एक लेफ्ट और एक राइट। तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6। तो यहाँ पर जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कॉर्नर्स के अलावा कहाँ होते हैं? हर एक फेस पर भी होता है। इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद सेकेंड टाइप है इसी का बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, साथ ही बॉडी के अंदर एक पार्टिकल्स जो है वो बॉडी के अंदर होता है। जैसे मैं केवल एग्जांपल ही बता देता हूँ, पहचान होनी चाहिए। ये कोई क्यूब है, यहाँ पर कॉर्नर्स पर होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, और पार्टिकल्स यहाँ पर होने के साथ साथ कहाँ होता है? बॉडी के अंदर, यहाँ पर ये। तो इस टाइप्स का जो यूनिट सेल होंगी वो क्या है, वो कहलाती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और थर्ड है एंड सेंटर्ड, थर्ड है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या था? फेस सेंटर्ड, इसको बताऊँ फेस सेंटर्ड, और ये है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। इसके बाद है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में एंड सेंटर्ड एक ये क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर क्या है, कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर तो होते हैं, साथ ही इसके एंड पर कोई से भी 2 एंड ले लीजिए, दोनों एंड्स पर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लिया एक एंड इसका ये है और एक ये है, तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स होंगे। तो इस प्रकार के जो सेल होती हैं वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती हैं। तो ये थे सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो क्या था, कॉर्नर पर तो थे,
साथ में क्या था, हर एक फेस पर भी पार्टिकल्स था। और हमें पता है क्यूब के जो है वो कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इसका दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ ही एक बॉडी के अंदर होता है यहाँ पर बॉडी में। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ ही दोनों एंड्स पर। जैसे कोई भी यूनिट सेल है उसके 2 एंड्स हो सकते हैं, 2 एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, या फिर ये कहें एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो दोनों एंड्स पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जैसा कि ये दिखाया हुआ है डायग्राम में। ये कौन सा है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए सेल पैरामीटर जो होते हैं, सेल पैरामीटर में वेरिएशन के बेस्ड पर भी क्रिस्टल जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। अभी वो पढ़ने वाले हैं हम आगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए सेल पैरामीटर जो है, सेल पैरामीटर के बेस्ड पर प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है 7 टाइप्स की हो सकती है। तो सेल पैरामीटर क्या होता है, सेल पैरामीटर को पहले समझते हैं। यहाँ पर कि मान लिया ये एक एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ये एक मान लीजिए इसको जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो एक्सिस होती हैं। 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पर, एक तो होते हैं एक्सियल लेंथ और दूसरा होता है एक्सियल एंगल। मान लिया ये एक्सियल लेंथ है, इसको मान लें हम अगर ए, ये B और ये C। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, एक्सियल लेंथ हैं। A के सामने वाले एंगल को अगर हम मान लें अल्फा, ये B के सामने वाले एंगल को मान लें बीटा, और C के सामने वाले एंगल को मान लें गामा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, यहाँ पर A = B = C, मतलब कि सारी जो एक्सियल लेंथ है वो बराबर हैं। इसके अलावा जो एंगल, जो लेंथ है यहाँ पर एंगल जो हैं अल्फा = बीटा = गामा, वो क्या है 90 डिग्री के इक्वल हैं सारे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी यूनिट सेल में ये सेम ही हो। तो यहाँ पर क्या है, इनमें वेरिएशन होता है, और इनमें वेरिएशन की वजह से ये 7 टाइप के क्रिस्टल जो है वो शो करते हैं, 7 टाइप के यूनिट सेल शो करते हैं। तो कैसे कैसे हैं वो मैं एक टेबल के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। अभी यहाँ पर टेबल बनवाता हूँ मैं एक, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं टेबल के थ्रू की कौन कौन सी वो यूनिट सेल होती हैं। सबसे पहला है क्यूबिक। सबसे फर्स्ट होता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक का अभी हमने सेल पैरामीटर में देखा था, वहाँ पर एक्सियल लेंथ जो है वो क्या होती हैं, A = B = C, मतलब कि सारी की सारी एंगल जो एक्सियल लेंथ हैं वो सब सेम हैं, इक्वल होती हैं। और एक्सियल एंगल यहाँ पर जो अल्फा = बीटा = गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका एग्जांपल है NaCl हो सकता है, और यहाँ पर Cu भी हो सकता है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर जो है वो क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, A = B ≠ C। यहाँ पर ये A और B 2 एक्सियल लेंथ इक्वल होती हैं, लेकिन C जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो एंगल हैं अल्फा = बीटा = गामा, वो 90 डिग्री के इक्वल ही होते हैं। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है व्हाइट टिन, SnO2 या TiO2, ये इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा है थर्ड वन, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में सारी एक्सियल लेंथ जो हैं वो अनइक्वल होती हैं, मतलब कोई भी जो एक्सियल लेंथ है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती है।
इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी यहाँ पर। लेकिन एंगल जो है वो फिर से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल हैं वो तीनों यहाँ पर सेम ही होते हैं। और ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, BaSO4 या रोम्बिक सल्फर, और इसका एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर। ठीक है, इसके बाद है 4th नंबर पर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर A और B जो हैं वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन C जो एक्सियल लेंथ है वो इक्वल नहीं होती। और एंगल की अगर बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट गामा जो है वो 120 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट है, एग्जाम्पल इसका ग्रेफाइट, और क्या है ZnO। CDS भी हो सकता है। इसके बाद है रोम्बोहेड्रल, 5th नंबर पर रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी कहा जाता है। और ट्राइगोनल, यहाँ पर जो एंगल हैं वो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कि सॉरी एंगल एक्सल लेंथ जो है वो क्या है, वो तीनों सेम होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यहाँ पर जो एंगल हैं वो सेम तो होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट CaCO3, मर्क्यूरिक एसिड यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद जो 6th नंबर है वो होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर कोई भी एक्सियल लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। बीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो मोनोक्लिनिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट है, लास्ट वन ट्राइक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल जो है वो बराबर नहीं होता, ना ही 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर सारी की सारी एक्सियल लेंथ जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और क्या हो सकता है यहाँ पर, इसके अलावा हो सकता है CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 इंटू 5H2। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब इनके पॉसिबल वेरिएशन जो है, पॉसिबल वेरिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम पहले वाले की बात करें तो सबसे पहले क्यूबिक में होते हैं कौन कौन से, प्रिमिटिव होता है और एंड सेंटर होता है और बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो इस तरफ आगे, यहाँ पर पॉसिबल वेरिएशंस, मतलब कि अगर यहाँ पर ये जो है इनमें वेरिएशन होगा तो कौन कौन सी यूनिट सेल जो है वो पॉसिबिलिटी होगी उनकी। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें प्रिमिटिव होगा, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ बॉडी भी, यहाँ पर बॉडी यूनिट सेल, और क्या है बॉडी सेंटर्ड मतलब। और इसके अलावा एक और बनेगा यहाँ पर प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड के अलावा एंड सेंटर्ड।
एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में चारों बनेंगे, मतलब प्रिमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा, एंड सेंटर्ड भी होगा और फेस सेंटर्ड भी होगा। इसके बाद जो ये हेक्सागोनल, यहाँ पर केवल प्रिमिटिव बनता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो रोम्बोहाइड्रल और या ट्राइगोनल है इसमें भी क्या है, प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव। और ये जो है इसके बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और यहाँ पर इसके बाद लास्ट में वो प्रिमिटिव, लास्ट में जो है ये इसका यहाँ पर लिखता हूँ प्रिमिटिव, ये इसका है। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। जो सेल पैरामीटर होते हैं, सेल पैरामीटर के बेस्ड पर या सेल पैरामीटर में जो ये डिफरेंसेस वेरिएशन करने पर यहाँ पर जो है वो 7 टाइप के यूनिट सेल हमें मिलते हैं। कैसे, तो क्यूबिक सबसे पहला है क्यूबिक। क्यूबिक में A = B = C, मतलब कि सारी की सारी जो एक्सियल लेंथ है वो इक्वल होती हैं। यहाँ पर तीनों एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल इसके NaCl और Cu हैं। और यहाँ पर जो पॉसिबल वेरिएशन होगी वो प्रिमिटिव होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा और एंड सेंटर्ड होगा। इसके बाद जो टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में A और B दोनों एक्सियल लेंथ इक्वल होती हैं, लेकिन जो C है वो इन दोनों के बराबर नहीं होता। यहाँ पर भी तीनों एंगल सेम होते हैं। एग्जाम्पल इसका वाइट टिन हो सकता है, SnO2 TiO2। और यहाँ पर जो है बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होंगी। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में A ≠ B ≠ C, मतलब कोई सा भी जो एक्सियल लेंथ है वो इक्वल नहीं होती है। यहाँ पर एंगल सारे के सारे सेम होते हैं, अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट और रोम्बिक सल्फर इसके एग्जाम्पल हैं। प्रिमिटिव, बॉडी और एंड फेस, यहाँ पर चारों टाइप के यूनिट सेल बनने की पॉसिबिलिटी है। हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल में क्या है, A = B होता है, लेकिन C इन दोनों के बराबर नहीं होती। यहाँ पर अल्फा बीटा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड हैं और इसका एग्जाम्पल है प्रिमिटिव। रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल में A = B = C होता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल तो बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होते। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, प्रिमिटिव। यहाँ पर मोनोक्लिनिक, A ≠ B ≠ C, मतलब कोई सा भी जो एक्सियल लेंथ है वो इक्वल नहीं होती किसी की भी। वो अल्फा = गामा जो है वो दोनों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जो पॉसिबल वेरिएशन होगा वो प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में A ≠ B ≠ C, कोई सी भी लेंथ इक्वल नहीं होती एक दूसरे के, और यहाँ पर कोई सा भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, कॉपर सल्फेट। और इसका जो वेरिएशन होगा वो यहाँ पर प्रिमिटिव सेल होगी। तो देखिए ये जो है टोटल 14th टाइप के यहाँ पर क्रिस्टल हमें मिलते हैं। और इन्हीं लैटिस को क्या कहा गया, ब्रेविस लैटिस कहा गया, क्योंकि ब्रेविस ने सबसे पहले इनको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो मेल कर सकते हैं।